हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास चैप्टर 7। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में। आप लोग को मैंने पढ़ाया था राय, नायक और नगर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शासक और व्यापारी के बारे में। तो चूंकि इस काल में युद्ध काल प्रभावशाली और सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया के घोड़ों की आयात महत्वपूर्ण रहती थी। जो शासन काल में विजयनगर का जो शासन काल था, उस नगर में युद्ध ज्यादा उन लोग के लिए था प्रभावशाली। मतलब युद्ध उन लोग का जो था वो एक महत्वपूर्ण, एक जैसे आजकल के फेस्टिवल्स वगैरह रहते हैं ना, तो उस टाइम उनका माफ कीजिएगा, तो उस टाइम जो उन लोग का जो युद्ध कला था वो उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण उन लोगों में माना जाता था। इसलिए उन लोगों में जो घोड़ा था वो जो वहाँ पर रहते थे विजयनगर में, वहाँ का घोड़ा से अच्छा उनके लिए एशिया का घोड़ा, मध्य एशिया का घोड़े ज़्यादा अच्छे माने जाते थे। इसलिए वहाँ से ये लोग खरीदते थे अपने जितने भी लोग रहते थे उनके लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। यह व्यापार आरंभिक चरणों में से अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया गया था। यह जो व्यापार था वो शुरू पहले अरब के व्यापारी लोग किए थे स्टार्ट, और वही लोग नियंत्रित करते थे इसे। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदिरई, चेट्टी अथवा घोड़ों की व्यापारी भी कहा जाता था, इन विनिमय के में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में कुछ लोग और पटल पर उभर आए। ये कुछ उनकी राजधानियां थी। अब हम लोग जानेंगे राजा और व्यापारी के बारे में। अभी हम लोगों ने शासक और व्यापारी के बारे में जाना, अब हम लोग राजा और व्यापारी के बारे में जानेंगे। राजा विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय थे। इनका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। शासनकाल के विषय में अनुमुक्त लद्य नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी गई थी। व्यापारियों ने के विषय में उसने लिखा था। जो कृष्णदेवराय थे वो उनका जितना भी था, मतलब कि उनका जो शासन काल था वो 1509 से लेके 1529 तक चला, और उनका वो लोग तेलुगु भाषा बोलते थे। एक राजा जो अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथियों, रत्नों, चांदी, मोती तथा अन्य वस्तुओं के खुले तौर पर आयात किया जा सके। जो तेलुगु भाषा में उनकी कृतियां लिखी गई थी, उसमें लिखा गया है कि एक राजा ऐसे होने चाहिए जो कि अपने जितने भी व्यापारी लोग हैं, चाहे जितने भी लोग आयात निर्यात करते हैं, घोड़े, रत्न, वस्त्र आदि पशुओं का, उन्हें एक तौर पर खुले तौर पर आयात करना चाहिए, कोई छुपाकर या फिर किसी से, मतलब कि छुपाकर ही, किसी से डरकर नहीं काम करना चाहिए। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविक जिन्हें तूफानों, बीमारी तथा थकान के कारण उनके देश उतरना पड़ता है, उनके लिए कभी भी ऐसा नियम ना बनाए जिससे कि उन्हें कुछ हानि हो, चाहे कुछ ऐसा हो जिससे न लोगों को आहत पहुंचे। इसमें इतना ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे राजा का चरमोत्कर्ष का तथा पतन। राजनीतिक में सत्ता के दावेदारों ने शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। जो राजनीतिक की सेना दावेदार, शासकीय सैनिक, वहाँ के लोग, मतलब कि जो सैनिक पहले के रहते थे उनमें भी एक कमांडर रखा जाता था।
पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था, को